नमस्कार, जय हिंद। में गोपाल कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे YouTube चैनल जीके क्लासेस पे। आज का तारीख है 12 दिसंबर 2021 और दिन है रविवार। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हाँ, वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में जो पहला पार्ट है वो है आज का इतिहास। इतिहास में आज के डेट में क्या क्या हुआ उसके बारे में जानेंगे। जैसे पहला है, आज अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज डे के रूप में मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल हेल्थ कवरेज डे के रूप में मनाया जाता है। यूएनओ के द्वारा ये घोषित है। भारत में जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम है उसका नाम है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत जो है प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंतर्गत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आता है। आज के दिन ही 12 दिसंबर को ही 12 दिसंबर 1800 ईस्वी को वाशिंगटन को यूएसए की राजधानी बनाई गई थी। इसके अलावे 1971 में 12 दिसंबर 1971 को 26वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया गया। आज़ादी के समय जो देसी रियासत थे तो उनके जो राजा थे उस समय, तो उनको इस बात पे भारत में शामिल होने को राजी किया गया था कि आपको एक प्रिविलेज दिया जाएगा, और इसी प्रिविलेज को बाद में 1971 में ख़त्म कर दिया गया। उस प्रिविलेज को स्पेशली नाम प्रिवी पर्स के रूप में जाना जाता है। आज ही के दिन 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली घोषित की गई थी। 1911 में, इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। उस साल भारत में ब्रिटेन के जो किंग उस समय के थे जॉर्ज पंचम आए थे और उन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। इसके अलावा आज ही के दिन 1882 में आनंद मठ का प्रकाशन हुआ था। आनंद मठ के राइटर कौन है ये आप लोग कमेंट में बताइए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इस परियोजना का हिस्सा नहीं है? घाघरा, राप्ती, रोहिणी या बेतवा? तो इसका जो सही आंसर है बेतवा, यानी बेतवा नदी इस परियोजना का हिस्सा नहीं है। इसके अलावे इस परियोजना में 5 नदियों को जोड़कर एक जो है नहर का एक जाल बनाया गया है, जिससे ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ के 50 लाख किसानों को इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है और लगभग 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा और पीने योग्य पानी उपलब्ध मुहैया कराया जाएगा। इस नदी ये जो सरयू नहर परियोजना है इसमें घाघरा, राप्ती, रोहिणी के अलावा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है एक सरयू नदी है और उसके बाद एक बाणगंगा नदी है, यानी ये 5 नदी को मिलाकर ये जो है बनाया गया है। ये सरयू नहर परियोजना ये एक्चुअली में 1978 से ही शुरू हुआ था। उस समय से लेकर अभी तक इसका जो काम लटका हुआ चला आ रहा था। अभी जो है मोदी सरकार ने इसको पूरा किया। सरयू नहर परियोजना जो है कहाँ शुरू किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। इससे उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल इलाका है उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा। पूर्वांचल के जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अभी हाल ही में केन बेतवा परियोजना भी शुरू किया गया था, जो कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स से जुड़ा हुआ पहला परियोजना हुआ था केन और बेतवा। इससे जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का इलाका है उसको फ़ायदा मिलने जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का नींव रखा गया है। कहाँ? उसका नाम होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये स्थित है जेवर नामक स्थान पे। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य और या केंद्र शासित प्रदेश भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, असम या त्रिपुरा? तो इसका सही आंसर है लद्दाख। देखिए, यूनियन टेरिटरी के रूप में लद्दाख का जो वर्तमान स्थिति है ये 5 अगस्त 2019 को बनाया गया। इसको एक अलग यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया। इसके पहले ये जम्मू कश्मीर और जो राज्य था उसके अंतर्गत ही आता था लद्दाख। तो यहाँ के लोग अभी 6ठी अनुसूची में शामिल करने की घोषणा, ये 6ठी अनुसूची में शामिल करने का मांग कर रहे हैं। 6ठी अनुसूची में शामिल होने से क्या फ़ायदा ये होता है कि इनको जो अपने लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन की स्वतंत्रता मिल जाती है। जैसे भारत का संविधान में अभी टोटल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ओरिजिनल जो संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी, बाद में 4 जोड़ा गया। तो इसमें जो 6ठी अनुसूची है इसमें 4 राज्य
को स्पेशल कैटेगराइज किया गया है और इसमें है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो ये जो राज्य हैं इसके यहाँ जो ट्राइब्स रहते हैं वो अपने आप को किस तरह से एडमिनिस्टर करें, किस तरह से प्रशासन चलाएं, इसके लिए उनको ऑटोनॉमी है जिसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रूप में जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑटोनोमस बॉडी होती है और वो अपने आप को रेगुलेट करती है। उसी लाइन पे मांग कर रहे हैं कहाँ के लद्दाख के लोग। इसके अलावा जो पाँचवीं अनुसूची है, पाँचवीं अनुसूची में शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स जो लोग हैं उन राज्यों के अलावा जो छठवीं अनुसूची में है उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होगा इसका वर्णन है पाँचवीं अनुसूची में। पाँचवीं, छठी, सातवीं अनुसूची में जो है लिस्ट है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। आठवीं अनुसूची में जो है लैंग्वेज का चर्चा किया गया है जिसमें अभी 22 लैंग्वेज है। नौवीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और नौवीं अनुसूची में क्या है तो इसमें जो है ऐसा एक बनाया गया, इस अनुसूची में अगर किसी एक्ट को रख दिया जाए तो वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा। और इसका जो बनाने का मुख्य कारण था जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करना, उसका उन्मूलन करना। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में जो है तेजस्विनी योजना का शुरुआत किया गया था। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देब और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हाल ही में हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई, यह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। देखिए वेटलैंड्स क्या होता है तो वेटलैंड्स को हिंदी में जो है आर्द्रभूमि के नाम से जानते हैं। ये जो है ना तो ये पानी तरह से पूरी तरह से सबमर्ज होती है, डूबी रहती है और ना ही सूखा रहता है। ये बीच बीच वाला पोर्शन होता है, गीला गीला होता है, जिस कारण से वहाँ काफ़ी वेजिटेशन होते हैं, बहुत तरह के फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं। और इसको संरक्षण मिलता है किसके तहत? रामसर साइट्स। रामसर कन्वेंशन एक्चुअली एक हुआ था 1971 में ईरान में, और ईरान के किस शहर में हुआ था? रामसर शहर में हुआ था, इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। रामसर साइट अगर उस किसी प्लेस को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है तो उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि इसको संरक्षण प्रदान करे। तो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सुंदरबन में भारत का सबसे बड़ा जो है वेटलैंड्स है कौन? सुंदरबन का डेल्टा जो है सबसे बड़ा वेटलैंड्स है भारत का। तमिलनाडु में अभी हाल ही में एक डेल्टा, तमिलनाडु में अभी हाल ही में एक आर्द्र भूमि था जिसका नाम है काजू वैली वेटलैंड्स, जिसको वर्ल्ड सेंचुरी के रूप में घोषित कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन से इतना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना कौन से राज्य ने शुरू की? यानी मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, केरल या झारखंड? तो इसका जो सही आंसर है वो उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। जम्मू कश्मीर अभी हम पढ़े हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं वो मनोज कुमार सिन्हा हैं। केरल अभी हाल ही में यहाँ एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसका नाम है स्ट्रीट प्रोजेक्ट। इसके तहत जो टूरिज्म को किस तरह से केरल के जो गांव वाले इलाके हैं वहां तक पहुंचाया जाए, इसी से संबंधित है स्ट्रीट प्रोजेक्ट। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, एकमात्र स्टेट जहां की लेफ्ट की सरकार है, और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल जो मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था, इसमें जो है टॉप पे है, प्रथम स्थान पे है। और मल्टी डायमेंशनल में बिहार जो है सबसे लोएस्ट स्थान पे है। झारखंड जो है अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम है हमारा आपन बजट, जिसके तहत नेक्स्ट ईयर आने वाले बजट में लोगों से सुझाव मांगा जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और वहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस। झारखंड का स्थापना बिहार से को बांट करके किया गया था। कब? 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के साथ साथ जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित अपनी तरह के पहले समिट फॉर डेमोक्रेसी में भारत की ओर से किसने भाग लिया? एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी,
सुशील चंद्रा या नीति आयोग के अध्यक्ष? तो इसका जो आंसर है नरेंद्र मोदी। और बी के साथ साथ डी भी इसका आंसर है, क्योंकि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होता है और भारत के प्राइम मिनिस्टर अभी नरेंद्र मोदी है। तो ये बी और सी दोनों आंसर है। एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मामले के मंत्रालय। सुशील चंद्रा भारत के अभी इलेक्शन कमिश्नर हैं। चूंकि लोकतंत्र पे ये समिट है और लोकतंत्र कितनी सक्सेसफुल है सारी जिम्मेदारी होती है वहाँ की जो इलेक्शन कमीशन होती है उस पे। तो ये किस तरह का ये पहला समिट है जिसको अमेरिका ने ऑर्गेनाइज किया है वर्चुअल तरीके से, और वर्ल्ड के जितने डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उसको इसमें इनवाइट किया गया था, सिवाय कि चाइना और रसिया को छोड़ करके। अभी ये जो है चाइना और रसिया से कभी नहीं अमेरिका का बनता है। कोल्ड वार एरा से ही, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से ही दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। और ये सारा जो किया गया है चाइना को, सिर्फ चाइना और रसिया को एलाइनेट करने के लिए। अभी हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने बीजिंग में जो होने वाला विंटर ओलंपिक है उसको डिप्लोमेटिकली बाइकआउट करने का भी फैसला लिया है। तो इस क्वेश्चन से इतना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है, यूएनओ ने निम्नलिखित में से किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्वाड, ऑकस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? तो ये जो है जितने भी कंट्रीज हैं जो 0 डिग्री यानी 0 डिग्री जो लाइन है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, इक्वेटर, तो इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में जो कंट्रीज हैं, इस रीजन में जो कंट्रीज आते हैं उन कंट्रीज का ये ग्रुप बनाया गया है, क्योंकि इस एरिया में जो सन रेज है सबसे ज़्यादा आता है और इसीलिए इन सारे कंट्रीज को इसमें शामिल किया गया है। आईएसए को अभी तक 101 कंट्री ने इसको साइन किया है और 80 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई कर दिया है। तो पर्यवेक्षक दर्जा देने से यूएनओ का क्या होगा, क्योंकि इसको बूस्ट मिलेगा, इसको एक तरह से मान्यता मिल गई, तो ये भारत के लिए फ़ायदा है। क्योंकि ये आईएसए जो है भारत के पहल पे ही स्थापित किया गया था, भारत और फ्रांस के पहल पे। इसका हेडक्वार्टर जो है गुड़गांव में है और इसका स्थापना कब हुआ था? 2015 में। क्वाड क्या है? तो क्वाड एक तरह का कह सकते हैं पॉलिटिकल अलायंस है, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑकस नाम से ही स्पष्ट है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, इन तीनों के बीच ये एक डिफेंस अलायंस है। और ये क्वाड या ऑकस जो भी है ये सब चाइना को एलाइनेट करने के लिए है, चाइना का जो है बहिष्कार करने के लिए है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पिनाका के विस्तारित संस्करण यानी पिनाका ER का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ये क्या है? ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, या फिर एयर डिफेंस सिस्टम है, या फिर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, या VLSRSAM? इसके बारे में हम लोग जानेंगे, पहले देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो ये है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एक साथ ये कई रॉकेट्स को लॉन्च कर सकती है, उसी का नाम है पिनाका। एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसको याद रखिए। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन अभी हाल ही में उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम क्या है? तो अभी ये काफ़ी चर्चा में है। S-400 भारत खरीद रहा है, कहाँ से? रसिया से। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है कि अगर किसी कंट्री पे, किसी फॉरेन कंट्री के द्वारा अगर वायु मार्ग से अटैक होता है तो ये उसको रास्ते में ही डिटेक्ट करके और डिस्ट्रॉय कर देती है। S-400 भारत ने अभी खरीदा है। इसके अलावा जो एयर डिफेंस सिस्टम जो दुनिया की है और जो काफ़ी न्यूज़ में रहती है, तो वो इजराइल का है। इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है, और USA का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो है थार्ड। हल्का लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत में जो है इसका नाम है तेजस। ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। ये पूरी तरह से इंडिजिनसली डेवलप्ड है, यानी ये स्वदेश निर्मित है। VLSRASM क्या है? तो वर्टिकल लॉन्च
शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये इसका भी परीक्षण अभी हाल ही में किया गया था। ये किसके लिए बनाया गया है? नेवी के लिए बनाया गया है। वर्टिकल लॉन्च यानी इसको नेवी का जो शिप है उसको उस पे से पूरी तरह से वर्टिकल 90 डिग्री में इसको प्रोजेक्ट किया जा सकता है। और शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट रेंज मीन्स इसका जो रेंज है मात्र 40 किलोमीटर तक है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, लेकिन इसका जो प्रिसीजन है वो काफ़ी हाई है। इसका निशाना अचूक है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 22 या 21? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको काम करने की अनुमति नहीं है किसी भी फैक्ट्री में। इसी को कहा जाता है बाल श्रम निषेध। आर्टिकल 23 में क्या है? इसमें बलात् श्रम है। देखिए डिफरेंस दोनों में बहुत कम है अगर शाब्दिक रूप से जाएं, लेकिन दोनों का बाकी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बलात् श्रम जिसको कहते हैं फोर्स्ड लेबर, यानी किसी को ज़बरदस्ती काम कराना, जिसको कह सकते हैं बॉन्डेज लेबर। जैसे पहले स्लेवरी सिस्टम, जब स्लेवरी था उस समय किया जाता था, उसी को कहते थे फोर्स्ड लेबर। और इसके अलावे जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी, इन सबों पे क्या है? निषेध है। इसके अलावा बेगारी वाली सिस्टम, इन सबों को क्या किया गया है? वर्जित किया गया है, यानी नहीं आप कर सकते हैं। ये सब किस में है? ये सब जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सभी फंडामेंटल राइट के पार्ट हैं। अनुच्छेद 22 में जो चर्चा है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में कहा गया है। इसी आर्टिकल के बेसिस पे अगर किसी व्यक्ति को पुलिस डिटेन करती है यानी हिरासत में लेती है तो उनको 24 घंटा के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना होता है, यानी आप इलीगली उनको रख नहीं सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पर्सनल लिबर्टी। तो उसको ये प्रोटेक्ट करती है। अगर ज़्यादा रखने से आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपका फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है।